सभी ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण प्राप्त करने वाले पाठकों को एक बार मेरी ओर से नमस्कार। आज हम इस सत्र में संज्ञा एवं सर्वनाम प्रयोग से वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। ठीक है, हमने पिछले सत्र में बहुत कम समय में बहुत अधिक सीखने की कोशिश की थी और वो बेसिक था, मूल था। यदि आपको उसका थोड़ा बहुत पता होगा तो ये वाला जो सत्र है हमारा, ये थोड़ा सा आपको और ज्यादा जानकारी देगा। तो जब तक हमें संस्कृत भाषा नहीं आएगी तो हम बड़ी से बड़ी पुस्तक को पढ़ने में अक्षम होंगे, हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग बेसिक संस्कृत का सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम संस्कृत का अर्थ निकालना शुरू कर देंगे। तो ये जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसको आपने कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ते हुए भी जरूर पढ़ा होगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको ये संस्कृत का जो नियमानुसार वाक्य निर्माण होता है उसकी जानकारी दूं। और अगर आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो मेरे ख्याल से आप जीवन भर मुझे याद रखोगे और आपको लगेगा कि हमने संस्कृत इस तरह से सीखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी कक्षा के बच्चे हों जो संस्कृत सीख रहे हों, बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी हो सकते हैं, माध्यमिक कक्षाओं के भी हो सकते हैं और प्राथमिक कक्षाओं के भी हो सकते हैं। तो इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ एक के लिए नई बात है, लेकिन यदि वो ठान लें कि उन्हें संस्कृत बोलनी है, संस्कृत सीखनी है, तो वो इस नियम से अवश्य संस्कृत से रूबरू होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज मैंने पहले से ही यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पूरा पाठ जो है वो वर्णित कर दिया है। आप इसे मेरे साथ समझेंगे। हालांकि पीछे चिड़िया इत्यादि की बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, आपको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ और यहाँ चिड़िया इत्यादि हमेशा बोलती रहती हैं। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द रूप केवल प्रथमा विभक्ति लिंगानुसार। केवल प्रथमा विभक्ति, इसका अर्थ है विभक्तियां जो है वो कितनी रहती हैं? 8। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, ये 8 विभक्तियां होती हैं। उनमें से सिर्फ हमें प्रथमा विभक्ति को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण जो है ये अथाह है। हालांकि हम अगर इच्छा रखें तो पूरी व्याकरण सीख सकते हैं, लेकिन हमें आज के समय में कम समय में ज्यादा की जरूरत रहती है। तो वही मैं करने का यहाँ प्रयास करूंगा। आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति के ऊपर बल देकर के वाक्य निर्माण करना सीखना है। एक बार आप वाक्य निर्माण करना सीख जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया का करेंगे, चतुर्थी का करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द रूप लिखे है सबसे पहले मैंने। ठीक है, तो ये पुल्लिंग में लिखा है रामः, रामौ, रामाः। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो इसे मैं इस तरह से लिखूंगा। एक वचनम को मैं 1 कह दूंगा, द्विवचनम को मैं 2 कह दूंगा और बहुवचनम को मैं 3 कह दूंगा। रामः, रामौ, रामाः, ये पुल्लिंग है। राम किसी पुरुष का ही नाम होता है। तो आप इससे समझेंगे कि अगर ये पुरुष का नाम है तो ये पुल्लिंग ही है। तो अब है आगे हमारे पास स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में है लता, लते, लताः। अब लता शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे आप सुनते होंगे संगीत की विदुषी हैं जिनका नाम है लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर, वैसे ही लता उनका नाम है, मंगेशकर उनका सरनेम है। तो लता, लते, लताः, एक लता, 2 लता और बहुत सारी लताएं। ठीक है, उसी तरह से नपुंसक लिंग में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग पुरुष का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री का बोध कराते हैं और नपुंसक लिंग जो पुल्लिंग भी नहीं होता ना ही स्त्रीलिंग होता है वो नपुंसक लिंग कहलाता है। जो ना पुल्लिंग होता है, ना स्त्रीलिंग होता है, ना नपुंसक लिंग होता है। हालांकि संस्कृत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको नपुंसक लिंग कहा जाता है। हम उस अथाह सागर में उतरेंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप शुरुआत में इतना ही समझ लें कि ये ना ही
पुष्प फूल कहने से ना ही हमें पुल्लिंग का बोध होता है, ना ही स्त्रीलिंग का बोध होता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं, जैसे हम पुल्लिंग में लड़का कहते हैं ना, लड़का हिंदी में, तो लड़का का लड़की बन जाता है, उसके साथ ई प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन गया, लड़की। वैसे ही जो पुल्लिंग शब्द है उनका स्त्रीलिंग बन सकता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को छोड़ करके जिस पुल्लिंग का ना स्त्रीलिंग बने ना स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बने, ऐसे शब्द रूप जो है नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास संज्ञा शब्द रूप। इस संज्ञा के सारे नाम थे, राम नाम था, लता था और फूल था। उसके बाद सर्वनाम शब्द रूप, ये भी लिंगानुसार मैंने लिखे हैं। तो सर्वनाम जो है, उस दिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6। कितने सर्वनाम होते हैं? 6। और सबसे बड़ा सर्वनाम जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम रहते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। और जो प्रथम पुरुष वाले जितने भी सारे शब्द हैं उनको मैं का की संज्ञा दूंगा। ये सारे का कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? का। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? का। का, ये सारे का कहेंगे, इन्हें हम का कह देंगे, का की संज्ञा दे देंगे। ये मैं ये समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूं, हालांकि इसे हम प्रथम पुरुष ही कहेंगे, लेकिन समझाने के रूप में, सूत्र के रूप में मैं आपको कह रहा हूं कि इसे हम का की संज्ञा देंगे। ठीक है, और जो मध्यम पुरुष होगा उसे हम खा कहेंगे। क्या कहेंगे? खा। और जो उत्तम पुरुष होगा उसे हम ग कहेंगे। का, खा और ग, ये 3 पुरुष यहां मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जब हम पढ़ेंगे उनमें भी लिंगों का ध्यान रखा जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्योंकि जो सर्वनाम है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसी तरह से नपुंसकलिंग भी हो सकता है। तो संस्कृत में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। अब देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है पुल्लिंग के रूप यहाँ लिखे हैं, स्त्रीलिंग के यहाँ लिखे हैं और नपुंसकलिंग के यहाँ लिखे हैं। तो हिंदी का एक शब्द रूप है वह। क्या है? वह। तो वह को संस्कृत में कहते हैं तत्। क्या कहते हैं? तत्। अब तत् शब्द रूप के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों होते हैं। तो जितनी भी मैं ये थोड़ी सी मुश्किल भाषा बोल रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है जो नए नए बच्चे संस्कृत पढ़ने आते हैं तो उनको तत्, किम, एतत्, इन सब बातों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने साथ में हिंदी लिख रखी है। ठीक है, तत् को कहते हैं वह। तो वह पुल्लिंग जब कहेंगे, जब हम लोग इंग्लिश का एक वर्ड यूज करते हैं ही। ठीक है, ही मतलब वह, ही वह, और उसी वह को सह कहते हैं। संस्कृत में सह कहते हैं। संस्कृत जो थी भाषाओं की जननी है, तो पहले सह ही कहते रहे उसको, फिर बाद में हिंदी में वह कहा, फिर इंग्लिश में ही कहा। वैसे ही तौ, ते, सह वह, कितने वह? एक। यहां मैंने 1, 2, 3 इसलिए लिखा कि ये इस तरह से 1, 2, 3 का बोध कराएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह एक, वह एक, तौ वह दो, ते वह सब। सह तौ ते, वह एक, वह दो, वह सब। कौन? पुरुष, पुल्लिंग। वैसे स्त्रीलिंग में सा, वह एक, ते वह दो, ताहा वे सब। सा, ते, ताहा। वैसे ही नपुंसकलिंग में तत्, वह, ते, वे दो, तानी, वे सब। अब आपने देखा कि तीनों का मीनिंग तो वह ही है, सेम जैसे आज की लाइफ में आप ही और शी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही सहा हो गया पुल्लिंग में और सा हो गया स्त्रीलिंग में, सिंपल। वैसे ही नपुंसकलिंग जो है वो तत् शब्द तत् कहते हैं उसको। तो सह ताऊ ते, सा ते ताहा, तत्ते तानी, ये आपने याद रखना है। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? वह। क्या कहेंगे? वह। वैसे ही है एषः, एतौ, एते। एषः यह, एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब, एषा ये कौन? ये लड़की, एते
ये दो लड़कियां, एताहा ये सब लड़कियां। उसी तरह से एतत ये, एते ये दो, एतानी ये सब नपुंसकलिंग। वैसे ही यह के लिए एक और शब्द रूप प्रयोग होता है जिसे हम इदम कहते हैं। उसी इदम के शब्द रूप इस तरह से चलते हैं, अयम, इमौ, इमे। यह दो ये सब पुल्लिंग, इयम यह स्त्रीलिंग, इमे ये दो स्त्रीलिंग, और इमाहा ये सब स्त्रीलिंग। इदम, इमे, इमानी, यह ये दो ये सब। अब मेरे ख्याल से अब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आपको पता लग गया है कि एक वचन का अर्थ होता है एक, द्विवचन का अर्थ होता है दो, और बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सारे, तीन या तीन से अधिक। अब आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी मैंने यहीं पर साथ में लिख दिया है। कह कौन या क्या, कऊ कौन दो या कौन क्या दो, के कौन सब या क्या सब, का कौन स्त्रीलिंग यानी कि कोई लड़की, के कौन दो लड़कियां महिलाएं औरतें, कहा कौन सब महिलाएं स्त्रियां बालिकाएं, किम क्या, किम क्या किसके लिए, नपुंसकलिंग के लिए, और के कौन दो नपुंसकलिंग के लिए, कानी कौन सब। तो इस तरह से ये थे हमारे पास प्रथम पुरुष जिसे हमने का की संज्ञा दी है, ठीक है, इन्हें हमने का कहा। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं संज्ञा वाले शब्द रूप, इन्हें ही हम प्रथम पुरुष के साथ ही प्रयोग करते हैं। जब भी हम इनका क्रियाओं के साथ प्रयोग करते हैं तो संज्ञा वाले जो शब्द रूप है इनका भी हम प्रथम पुरुष में ही इनकी गणना करते हैं, तो इनको भी हम प्रथम पुरुष के धातु रूपों से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन्हें समझा, इनके अर्थ भी जान लिए। अब इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, जब हमने वाक्य बनाना है तो इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, किसके साथ करना है। हम सीधे सीधे कर्ता और क्रिया से मेल करा के एक वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये प्रथम पुरुष पढ़े। प्रथम पुरुष के बाद मैंने कहा था खा को हम कहेंगे मध्यम पुरुष, यहां मैंने लिखा भी है, और गा को कहेंगे हम लोग उत्तम पुरुष, ठीक है। तो अब हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। त्वम, त्वम त्वम की हिंदी होती है तुम, त्वम की हिंदी क्या होती है, तुम, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यू। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, यूयम तुम सब। उसी तरह से उत्तम पुरुष रहता है, उत्तम पुरुष में अहम को कहते हैं मैं, क्या कहते हैं, मैं। और आवाम को कहते हैं हम दोनों, आवाम को क्या कहेंगे, हम दोनों। और वयम हम सब, वयम हम सब, वयम हम सब। मैं का अगर कोई बहुवचन हिंदी में भी कहेगा तो हम यही कहते हैं हम या हम सब। तो इस तरह से ये मध्यम पुरुष था और ये उत्तम पुरुष था। उस दिन हमने सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में थोड़ा ही जानकारी प्राप्त की थी, आज आप थोड़ा विस्तार से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आ गए हमारे पास धातु रूप। ये क्या है, धातु रूप। और धातु रूप में भी हम सिर्फ केवल एक धातु की बात कर रहे हैं। धातु रूप क्या होते हैं, वर्ब्स के रूप, ठीक है, वर्ब जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। और उस दिन मैंने आपको ये बताया भी था कि धातु होती है रूट, वैसे ही शब्द के जो रूट होते हैं उन्हें धातु रूप कहते हैं, और उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो मूल रूप होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो समझ लो कोई भी शब्द जो है क्रिया का रूप वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इस धातु रूप में आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा धातु है, ठीक है। तो ये केवल एक धातु और 10 लकारों में से एक लकार की बात हो रही है, और वो लकार है लट लकार। 10 लकार होते हैं संस्कृत में, उसमें एक लकार जो है वो है लट लकार, जो कि प्रेजेंट टेंस को बताता है। प्रेजेंट टेंस अगर आपने टेंस पढ़े हैं इंग्लिश भाषा में, हिंदी में वर्तमान काल पढ़ा है, जो अभी का बोध कराता है, इस समय का, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होगी। वैसे ही दूसरा लकार रहता है एक लिट लकार, लिट लकार को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसी तरह से एक और लकार होता है लंग लकार, उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तो ये आज हम लट लकार की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। यहां पर प्रेजेंट टेंस के रूप लिखे हैं मैंने, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ,
पठामी, पठावह, पठामह। अब जो नए संस्कृत सीखने वाले हैं उनको लगेगा कि ये क्या है, ये पठती, पठता, पठंती, हर जगह आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बस थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज है। तो यही जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है यही इनके अर्थ को परिवर्तन करता है। तो ये संस्कृत का नियम है और ये नियम इसलिए बनाया है ताकि लोग संस्कृत को बहुत आसानी से सीखें। अन्य भाषाओं में क्या होता है कि नियम जो है बहुत हैरान कर देने वाले नियम होते हैं। यहाँ सीधे सीधे नियम है, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस वाली लाइन को हम लोग कह देंगे प्रथम पुरुष, जिसके लिए मैंने आपको पहले कहा था कि इसको हम लोग क की संज्ञा दे देंगे, क कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे ख और इसे कह देंगे हम लोग ग, क ख ग, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथः, और पठामी, पठावः, पठामः। अब इन सब शब्द रूपों में कुछ एक वर्ण जो हैं वो सब जगह दोहराए जा रहे हैं। बताइए कौन से वर्ण है वो? पा और था, पठ, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो ये दो वर्ण इसमें सबसे ज्यादा दोहराए जा रहे हैं, इसलिए इस धातु का नाम हम रखते हैं पठ। इस धातु का क्या नाम है? पठ। इस धातु का नाम है पठ, यानी कि मूल जो शब्द है वो है पठ, उसी से इसके रूप बने, इसकी शक्ल बनी एक, और ये 9 शब्द इसी से निकल के अलग अलग अर्थ बनाते दिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? वचनानुसार कर्ता का क्रिया से मेल, ठीक है। वचनानुसार अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 1 2 3, एक वचन का एक वचन से प्रयोग करना है, ठीक है, और द्विवचन का द्विवचन से प्रयोग करना, और बहुवचन का बहुवचन से प्रयोग करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अगर हम लोग एक वचन का द्विवचन से प्रयोग करते हैं तो वो गलत होगा, उसका मीनिंग नहीं रहेगा, उसका अर्थ जो है वो सीधा सीधा नहीं आएगा। तो जैसे मैंने यहां पर आपको एक उदाहरण दिया है, रामः पठति, रामः पठति, जिसका हिंदी में अर्थ रहेगा राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। और त्वम पठसि, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। और अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अब आपने देखा कि यहां पठती है, यहां पठसी है और यहां पठामी है ना? वो क्यों? इसीलिए मैंने यहां पर का, ख और गा लगाया ताकि आप अच्छे से समझ लें। खा वाले जो हैं ये का उदाहरण था, ये खा का उदाहरण था, और ये था ग का उदाहरण, ठीक है। का वाले जितने भी शब्द रूप हैं उनका हमने का वाली लाइन से ही प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे ये रामा है ना, रामा है, ये का में फॉल कर रहा है, ये का वाले सारे, यहां से लेके यहां तक मैंने सब का वाले लिखे। खा वाले सिर्फ 3 ही रहते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, और गा में सिर्फ 3 रहते हैं, अहम, आवाम, वयम। इसे मध्यम पुरुष कहते हैं, इसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और इसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम लोग हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, और उसी तरह से इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। और मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन। हिंदी में भी मध्यम पुरुष ही कहते हैं। और उत्तम पुरुष को क्या कहेंगे? जैसे प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं, वैसे उत्तम पुरुष को कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और हिंदी में प्रथम पुरुष। यही थोड़ा सा तीनों भाषाओं में परिवर्तन है। अब संस्कृत के लिए ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने थर्ड पर्सन नहीं किसी को कहा, उन्होंने थर्ड पर्सन को भी एक रिस्पेक्ट दी और उन्हें कहा कि आप प्रथम पुरुष हो, आप पहले पुरुष हो, ठीक है। आप थर्ड पर्सन नहीं हो, कोई अन्य पुरुष नहीं हो, आप प्रथम हो हमारे लिए। और हम भी कोई कम नहीं है, हम उत्तम पुरुष हैं। तो उत्तम के लिए फर्स्ट पर्सन, मध्यम सेकंड पर्सन, और प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके अन्य जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष जिन्हें हिंदी में कहते हो उन्हें संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष।
सब प्रथम पुरुष होते हैं। जितने भी शब्द रूप होते हैं, जितने नाम होते हैं, वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, वो निजवाचक सर्वनाम हो सकता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जितने भी नाम होते हैं, किन्हीं प्राणियों के नाम, किन्हीं जगहों के नाम, वो सब अन्य पुरुष में आते हैं, जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उनके साथ क्रियाओं का हमने क्या करना है, प्रयोग करना है। देखो अब ये का वाली लाइन है, तो का वाली लाइन का हमने इसी के साथ प्रयोग करना है। तो वहां से ये एक वचन दिख रहा है रामः, और इस का वाली लाइन का एक वचन दिख रहा है पठति। तो रामः पठति, राम पढ़ रहा है। वैसे ही दो देखेंगे वहां से रामौ, और यहां से दो वाला लेंगे पठतः, रामौ पठतः। दो राम पढ़ रहे हैं। कितने राम पढ़ रहे हैं? दो राम। और रामाः पठन्ति, रामाः पठन्ति, सब राम पढ़ रहे हैं। कितने राम पढ़ रहे हैं? सब राम पढ़ रहे हैं। उसी तरह से लता पठति, लता पढ़ रही है। अब क्रिया के रूपों में कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं होता। उनके रूप जो है वो सब के साथ चलते हैं। पुल्लिंग के साथ भी वही रहेंगे, स्त्रीलिंग के साथ भी रहेंगे, और नपुंसकलिंग के साथ भी वही रहेंगे। तो आप इन क्रियाओं के रूपों को याद करेंगे। जैसे ये पठ धातु है, वैसे ही और भी बहुत सारे धातु होते हैं। धातु कहने का अर्थ यह है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, नाचना, गाना, खाना, ये सब क्रियाएं हैं। मैं हाथ हिला रहा हूं, हिलाना, मैं देख रहा हूं, देखना, मैं सुन रहा हूं, सुनना, ये सब क्रियाएं हैं। इनको संस्कृत में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो नाम दिए जाते हैं तो उनके शब्द रूप इस तरह से बनते हैं। जैसे मैं कह दूं लिख धातु, लिखना, तो यहाँ लिख लग जाएगा साथ में। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखथा, लिखामी, लिखावा, लिखामा। तो आपने इससे शब्द रूप बना लिए, इससे वाक्य बना लिए। अब फूल जो है वो तो पढ़ता नहीं है, लेकिन ये है कि कई कथाओं में हमें ऐसे सुनने को मिलता है, फूल पढ़ रहा है, तो हम वाक्य तो बनाएंगे। पुष्पम पठति, फूल पढ़ रहा है। पुष्पे, दो फूल पढ़ रहे हैं। पुष्पानी, सब फूल पढ़ रहे हैं। अब फूल यहाँ पर माता पिता के भी तो फूल हो सकते हैं। हम माता पिता के फूल हैं, हमें भी फूल की संख्या कई बार दे दी जाती है, विशेषण कहलाते हैं हम लोग। वैसे ही अब आगे सह पठति, सह पठति, तौ पठता। वहां आप देखें तौ पठता, दूसरे नंबर पे लिखा है ना, तो तौ पठता, ते पठन्ति। आप देख रहे होंगे अभी तक मैं पहली लाइन का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, इन दोनों का नहीं कर रहा हूं। ठीक है। उसी तरह से सा पठति, ते पठता, ताह पठन्ति, तत् पठति, ते पठता, तानि पठन्ति। फिर आगे आ जाएगा ये पढ़ता है, ये पढ़ रहा है। इसकी संस्कृत होगी एषा पठति, एतौ पठतः, एते पठन्ति, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में बनेंगे, उसी तरह से नपुंसकलिंग में बनेंगे। अब आगे हमारे पास प्रश्नवाचक, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, इसकी संस्कृत क्या होगी? कह पठति, कौन दो पढ़ रहे हैं? कौ पठतः, कौन सब पढ़ रहे हैं? के पठन्ति। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी बन गया। तो इस तरह से इनका जब हम लोग इस कावल लाइन से प्रयोग करेंगे तो हम हजारों वाक्य बनाएंगे। जब हम हजारों वाक्य बनाने लग जाएंगे, बहुत सारे वाक्य बनाने लग जाएंगे, तो हमें संस्कृत एकदम आसानी से पढ़ना, लिखना, समझना आने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ठीक है। तो ये है त्वम, युवाम, यूयम। और त्वम के साथ हम यहाँ ये खा लिखा है, तो खा वालों के साथ खा वाला ही प्रयोग करेंगे। ये नियम है। त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है। तुमको आप भी कह सकते हो, आप पढ़ रहे हो। युवाम पठतः, तुम दो पढ़ रहे हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ रहे हो। ये आ गया हमारे पास मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के साथ इसी लाइन का प्रयोग किया जाता है। आप गलती से भी त्वम के साथ पठती नहीं लगा सकते। मैंने देखा है कई लोग जो है जब हमें कहते हैं कि हमने भी संस्कृत पढ़ी थी, जैसे त्वम पठती, अहम पठती, तो त्वम के साथ पठती नहीं लगता, ना ही अहम के साथ पठती लगता। तो तभी पता चल जाता है कि संस्कृत पढ़ी थी या बस टाइम पास किया था। तो संस्कृत अगर आपने पढ़ी है तो ये नियम अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें कि मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष वाली लाइन ही प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष वाली लाइन ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अहम पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अहम पठामी। आवाम पठावः,
हम 2 पढ़ रहे हैं, आवाम पठारा। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैं 2 पढ़ रहे हैं, मैं 2 नहीं, हम 2 पढ़ रहे हैं, हम 2 पढ़ रहे हैं। और वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये आज आपने वाक्य निर्माण करना सीखा। तो अब इसके साथ साथ हम लोग अगर इसमें ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करें तो हमारा वाक्य थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे अहम, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अहम पुस्तकम पठामि। अब अहम कहां पर है, देखो ये लिखा है अहम, और अहम के साथ मैंने क्रिया कौन सी लगाई है, क्रिया ये है, ये करता है और ये क्रिया है, और ये है कर्म जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अहम पठामि, तो पठामि कहाँ है, ये है ग में पठामि। और अहम के साथ मैंने पठती नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नियम ही नहीं है। तो अहम के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, पठामि। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये नियम जो है आज मैंने इसी उद्देश्य से रिकॉर्ड किया ताकि कुछ बच्चों को बार बार इस बात को समझाना पड़ता है कि बच्चों त्वम के साथ पठती मत प्रयोग करो, रामः के साथ पठामी मत लिखो। क्यों नहीं लिखो, क्योंकि ये नियम ही नहीं है। तो आप नियम के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत जो है बहुत आसान लगेगी। आप पुस्तक में पढ़ते हैं जब तो उस समय भी आपको उनके अर्थ समझ आने लग जाएंगे, क्रियाओं के रूप दिखने लग जाएंगे। तो ये आज हमने लट लकार के बारे में पढ़ा। लट लकार जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, जिसके साथ ता ते ती लगता है, या रहा है, रहे हैं, रही है लगता है, पढ़ता है, पढ़ रहे हैं, लिखता है, लिख रहे हैं, सो रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस। अगर हम लिट लकार की बात करेंगे तो उससे भविष्यत काल की बात होगी, लंग लकार की बात करेंगे तो उससे भूतकाल की बात होगी। अगर आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पठती की जगह पर लिट लकार में लिखा होगा पठिष्यति। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इससे भी आगे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं लिट लकार के ऊपर भी आपको इसी प्रकार का जो लेक्चर है वो देने की कोशिश करूंगा। लिट लकार में यहाँ पठती की जगह पर श्या लग जाता है, जैसे भविष्य में श्या होता है ना, वैसे यहाँ श्या लग जाता है तो बन जाता है पठिष्यति। क्या बन जाता है, पठिष्यति, जिसका अर्थ हो जाएगा पढ़ेगा। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तो पठिष्यता, वह 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिट लकार में उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेसन है आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आएगा और संस्कृत आपके लिए इतनी कठिन नहीं रहेगी जितनी आप सोचते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत संस्कारित भाषा है और संस्कारित इतनी है कि आप इसे पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीखने में इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये संस्कार आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कुछ एक बातों का विशेष ध्यान रखना है, और वो मुख्य बातें जो हैं प्रथम सोपान कहलाती हैं, अर्थात पहली सीढ़ी है। और आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आपके लिए संस्कृत ईजी हो जाएगी। जैसे वचन 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, उनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और यही तक था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं भी नए नए जो लेक्चर हैं वो आपके लिए लेकर के आऊं और इसी तरह से आगे बढ़ते जाऊं, और आप भी संस्कृत सीखें और मुझे भी पढ़ाने का मौका मिले। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से इस ब्लैक बोर्ड के दर्शन करवाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।